बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को एन नावल के अंदर खुश आमदीद। अरे भाई, आप लोगों के साथ इतना अच्छा नावल शेयर कर रही हूँ। इतनी अच्छी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। चले, आज इसकी जो है लास्ट एपिसोड है, इसको आप लोग एंजॉय करो। और चलिए शुरू करते हैं पहली मोहब्बत एक धोखा की लास्ट एपिसोड। तुम कौन सा सूट पहन रही हो? शाम में तैयार होते हुए बादल ने बिस्मा से पूछा। ये वाला, बिस्मा ने सूट दिखाते हुए कहा। अरे ये काला रंग क्यों पहन रही हो? कोई नया सूट नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है आला, मैं तकरीब में सब सूट एक एक बार पहन चुकी हूँ, बिस्मा ने बेजार होते हुए जवाब दिया। अरे तो इसमें दिल छोटा करने वाली कौन सी बात है? ये सूट जो सामने रखा है, ये पिन तुम पहन लो, मैं दूसरा पहन लूंगी। नहीं आला, ये तुमने प्रेस किया है, ये सूट तुम ही पहनोगी, ये सूट तुम पर अच्छा लगेगा और ये तुम पहनोगी, ये मेरा हुक्म है। अच्छा, अब तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? हाँ चलाऊंगी। हुक्म क्यों गए? तुम मेरी एक ही तो छोटी बहन हो, चलाओ, अब जिद नहीं करो और ये पहन के आओ। और दिखाओ मुझे कि कैसा लग रहा है। जामुनी रंग की सूट में किनारी पर हल्की सुनहरी रंग की दनक लगी हुई थी। इसकी कोहरे रंग पर बहुत ही दमक रही थी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। बादल ने सूट के रंग का दुपट्टा उतारते हुए कहा। इसकी बुलाई ली। विस्मा ने जब खुद को आईने में देखा तो शर्म से नजरें झुकी। जितना बादल इससे प्यार करती थी, इसने क्या सलाह दी? इसकी खुशी छीन ली, ये सांसें सिखाई जा रहा था। विस्मा की आंखों से आंसू जारी हो गए। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो विस्मा? आला, तुम मुझसे अभी जरूरी बात करनी है, विस्मा ने बादल के गले लगते हुए कहा। विस्मा के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। अच्छा कहो, क्या बात है, मैं सुन लेती हूँ, लेकिन इस तरह से रो तो मत। बादल ने विस्मा को खुद से दूर करते हुए, बादल बेटा इधर आओ ना, मेरी बात सुनो। बाबा ने बादलों को बुला लिया। आ रही हूँ बाबा, बादल ने जवाब दिया। आला, पहले मेरी बात तो सुन लो, विस्मा ने बादल का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हारी बात भी सुन लूंगी, लेकिन पहले बाबा की बात बहुत जरूरी है। और तुम ऐसे करो, वो सूट के साथ की ज्वेलरी और चूड़ियां रखी हैं, पहनकर तैयार हो जाओ। अच्छे से तैयार होना, बाबा की बात सुन लो, फिर मुझे भी तैयार होना है। बादला कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। दिल न चाहते हुए बिस्मिल ने बादला की बात मान ली और हल्का से मेकअप करके तैयार हो गई। बादला जब कमरे में आई तो बिस्मा बेड पर एक कोने में बैठी हुई थी। अरे तुम बाहर क्यों नहीं आई? आला, मेरी बात तो सुन लो। अरे बाबा, सुन लूंगी तुम्हारी बात भी। देखो दादी और चाचू लोग आ गए हैं, तुम इन्हें देखो, किसी चीज की तो जरूरत नहीं है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बादल ने बिस्मा को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला। बादल के हल्के रंग का गुलाबी रंग का सूट पहन लिया और जूली के नाम पर कानों में झुमके डाल के पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और वो भी बहुत दिलकश लग रही थी। जब वो तैयार होकर बाहर निकली, फूफो और जवार भी आ चुके थे। बादल ने सलाम किया, सब फिर किचन में चली गई। बिस्मा को देखकर जवार से खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन बड़ा को लिहाज करते हुए इसने बिस्मा को दोबारा पलट कर भी नहीं देखा और देख बिस्मा की जान सूली में लट गई थी। जवार को काफी देर से इशारे से बुलाना चाह रही थी ताकि इससे बात कर सके, लेकिन देख तक भी नहीं रहा था, जल कर वहां से चली गई। थोड़ी देर में ही फूफो की बात करते हुए असल मौजू पर आई। वैसे तो हम लोग आपसे जवार की आने की खुशी में मिलने आए थे, अब जबकि ये साहबजादे यहाँ मौजूद हैं और इनकी तालीम भी मुकम्मल हो गई है और माशाल्लाह से बुजुर्ग रोजगार भी हो गए हैं, तो क्यों ना लगे हाथ इनका रिश्ता भी मांग लूं। वाह वाह जी, शादी होगी हमारे घर। फूफो क्या बात है, हनान मनान ने पीछे से आवाज लगाई। चाची ने दोनों को घूरा। क्या खामोश हो जाओ, मैं आप सब लोगों की मौजूदगी में अपने भाई से इनकी प्यारी बेटी बिस्मा का हाथ अपने जवार के लिए मांगना चाहती हूँ। फूफो ने गोया सबके सर पर धमाका कर दिया। चंद मिनट तक कमरे में खामोशी छाई, जिसको चाची नहीं तोड़ा। हाँ बाजी, बिस्मा नहीं, बादला, आपने खुशी में गलत नाम ले ली है। नहीं, मैंने भाई साहब की छोटी बेटी बिस्मा का ही हाथ मांगा है। किचन से सामने का मंजर, आवाज वाइस साफ सुनाई दे रही थी। बिस्मा के पैरों तले से जमीन निकल गई, इसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। लेकिन बादला बेपरवाह हुई, सलाद की प्लेट सजाने में मसरूफ थी। ऐसा लग रहा था इसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। हाँ भाई साहब, अब आप जो जवाब ही दें। तरीने ने कमरे में छाई खामोशी को तोड़ा। मेरा जवाब हाँ है, जैसे मेरी बहन की खुशी, इस पर मैं राजी हूँ। क्यों अम्मा जान? अफीदे साहब ने अम्मा जान से ज्यादा ही। जैसे मेरे बच्चे खुश रहे, मुझे क्या एतराज हो सकते? आप सब भूल रहे हैं बादले के लिए बाजी ने कब से रिश्ता मांगा हुआ था। ये बात सारे खानदान में मशहूर है। अब बिस्मा के साथ शादी होगी तो लोग बातें नहीं बनाएंगे। चाची ने हमेशा की तरह रंग में भंग डाला। चाहे चाची बेटा, लोगों का काम है बातें बनाना, इनके डर से हम अपनी खुशियां क्यों खराब करें? अम्मा ने बहू को चुप करवाया। लेकिन इससे तो कोई पूछ ले जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। चाची ने लकमा देते हुए बात में आई। बिस्मत से ये सब नहीं सुना जा रहा था, इसलिए कमरे में चली गई। हाथ में मिठाई की प्लेट लिए बादला किचन से बरामदा हुई और सबका मुंह मीठा करवाने लगी। पप्पो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये रिश्ता मुझे तो बहुत खुशी है। मुबारक हो आपको भी बहुत भाई साहब। जरीना ने अपने भाई के मुंह में मिठाई का टुकड़ा डालते हुए कहा।
तुम्हें मुबारक हो भाई हो जरीना। सब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते मिठाई के साथ इंसाफ करने लगे। दादी ने भी हाथ बढ़ाया। ना ना अम्मा, आपको नहीं देनी है। चाचू ने प्लेट पीछे करते हुए कहा। अरे कैसे नहीं देगा, आज तो मेरी पोती का रिश्ता पक्का हो रहा है, आज तो जरूर खाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं दादी जान। फादर ने अपने हाथ से दादी का मुंह मीठा करवाया। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब भी बुलंद फरमाए, आमीन। सबने एक साथ बोला। बादल मिठाई की प्लेट चाची की तरफ लेगी, जो अभी तक हैरत का मुजस्समा बने बादलों को घूर रही थी। ये लें, आप मुंह मीठा कर लें, शायद थोड़ी कड़वास कम हो जाए। क्या बात है तुम्हारी बादला, बहन के लिए कुर्बानी दे रही है, बड़ा हौसला है। वैसे ये हिम्मत आई कहाँ से चाची, अपनी फ्रिज से कब आवाज आने वाली थी। चाची मेरा आइडियल तो आपकी बहन है। आखिर उन्हें मैंने भी तो आज इससे कुछ साल पहले ये कुर्बानी दी थी ना आपके लिए। जब इनके बारे में सोचा तो हिम्मत अपने आप ही आ गई। अब हर बहन की तरह थोड़ी होती है जो किसी का हक छीने। बाजरा बहुत बोल रही हो, आई तो क्या करूं चाची ना। जवाब ना दूं तो लोग सर पर नाचते हैं। क्या बातें हो रही हैं चाची वो भतीजी में। चाचू में तो बस ये कह रही थी चाची आए ना किचन में मेरी मदद करवाएं। ये कहते हुए बाजरा वहां से चलेगी। इसे कहते हैं मखमल में जूता लिपट कर मारना। तुम अपनी जुबान थोड़ी देर बंद नहीं रख सकती। अब सुनो, बुरा क्यों लग रहा है। मेरी तो जुबान बंद करवा दोगे, लोग दुनिया वालों के कैसे करवाओगे। बादला बिस्मिल को लेकर आओ जरा, बिस्मिल की रस्म कर देते हैं। जरीना ने बादला को हिदायत दी। जी जरूर फूफा भी लेके आती हूँ। बादला कहती हुई कमरे में चली गई। बिस्मिल कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। जब बादला कमरे में दाखिल हुई, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो। आला सच में मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो तो बस कैसे हो गया मुझे अभी नहीं पता चला। जवान मुझे कब इतने अच्छे लगने लग गए थे और बात इतनी बढ़ गई। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं कसम से ये रिश्ता नहीं करूंगी। बादल ने बिस्मिल के सर पर एक चीज लगाई। बेवकूफ दुल्हन, आज के दिन भी कोई रोता है। पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हो। मैं तुम दोनों के रिश्ते से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं। और सारी बातें दिल से निकाल दो। और चलो बाहर, फूफो बुला रही हैं तुम्हें। आपको क्या सबसे पहले पहला था। हाँ पता चल गया था। किसने बताया। फूफो ने बताया। नहीं फिर किसने बताया। जवार भाई ने बताया। और कौन बताएगा। तुम्हें तो अपनी बहन पर भरोसा ही नहीं था ना। आला कसम ले लो, मैं खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी तुम्हें ये सब बताने की। सुबह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि जो बोल सकूं। अच्छा बस रहने दो, चलो जल्दी से। और मेकअप अब जरा फ्रेश कर लो, रोने से हल्का हो गया है। जवार ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो आप सबका उससे बचा चुका है। क्यों मैंने मना किया था तुम्हें, जैसे तुम्हें सरप्राइज मिला था इसमें ही मैंने तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी, लेकिन तुम तो रोने लगी। छोड़ूंगी नहीं जवार के बच्चे को, सुबह से इतना रुलाया, आज के दिन बदला जरूर लूंगी। बिस्मिल ने अपने नाखून दिखाते हुए कहा। पहले जवार के बच्चे को ताने दो। हाँ हाँ, बाजू ने हंसी से लूट पुट होते हुए कहा। बिस्मा को बाहर लाया गया। जवार और बिस्मा की मंगनी की रस्म की गई। बारी बारी सबने मिठाई खिलाई, फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाते हुए जवार ने बिस्मा के हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, लेकिन बिस्मा ने हाथ खींच लिया और जवार को मुंह चढ़ाया। जवार ने घूरते हुए पूछा, क्या हुआ, फोन क्यों नहीं रिसीव किया मेरा, मुझे क्यों नहीं बताया। सब यार बादला ने मना किया था, इसलिए बस सुबह से जो मेरा हाल है ना, अब मैं भी तुम्हारा यही हाल करूंगी। बदला लूंगी अपने होने वाले शोर से। हाँ लोगी बदला, और जब तक दिल को चैन नहीं मिलता यही सजा है तुम्हारी। अच्छा जी देखते हैं। मम्मा से बोल दिया है मैंने, निकाह की तारीख लेकर ही चलना घर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बिस्मिल ने कहा। ऐसा हो गया है, बादरा ने आकर इन्हें बताया। सच्ची, जवान ने हैरत से पूछा। हाँ बच्ची, बादरा ने कहा। बादरा अपनी बहन को समझा, मैडम नाराज हो रही हैं। जवान ने बादरा से मदद चाही। सॉरी टू से, ये आप दोनों का जाती मामले है तो खुद हल करें। वाह भाई वाह, दोनों बहनें मिल गई और मुझे अकेला कर दिया। जवान ने मजनूए तारीफ करते हुए कहा। हम हैं ना आपके भाई, आपकी फिक्र करते हैं। हनान और मनान भी गुफ्तगू में कूद पड़े। रात बेहतर महफिल जमी रही। रात का अख्ताम खुशियों के साथ हुआ। किसी को क्या पता था सुबह का आगाज कैसे होगा। रात वो इतनी खुशी खुशी सोए थे, इसे याद नहीं था सुबह क्या दिन था। सुबह के दिन 10 बजे इसकी आंख खुली। इस आंख मसल मसल कर घड़ी को घूरा, लेकिन इसे लगा शायद साफ दिखाई नहीं दे रहा। बादल ने मोबाइल उठाकर चेक किया तो वहां भी यही वक्त हो रहा था। वो उछलकर बेड से नीचे आ गई और फौरन किचन की तरफ की देखा तो बिस्मा खड़ी किचन में काम कर रही थी। बिस्मा की बच्ची मुझे उठाया क्यों नहीं, यूनिवर्सिटी जाना था, बाबा के लिए नाश्ता बनाना था। और तुम कॉलेज क्यों नहीं गई। आया ला ब्रेक लगाओ जरा। पहले तो आज इतवार है और इतवार को यूनिवर्सिटी और कॉलेज की छुट्टी होती है। कल मेरी मंगनी की खुशी में शायद तुम ये भूल गई थी। और दूसरी बात, बाबा को नाश्ता इनकी छोटी बेटी ने करवा दिया है। तीसरी और अहम बात, कल आपने बहुत काम किया इसलिए आपको नहीं जगाया, मिल गया जवाब। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, वाजला ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। चलो मैं आती हूँ फ्रेश होकर, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जी जैसे आपको हुक्म, बिस्मा ने ताबदारी से कहा। बादल ने मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। बादल नाश्ते से फारग होकर
माहिम भी घर चली गई। आज इसका दिल बहुत उदास था। माहिम से मिलकर अपने दिल की उदासी कम करना चाहती थी। माहिम को सब पास बैठे बादल आसमान को घूरे जा रही थी। माहिम काफी देर से बादलों को देखे जा रही थी। इससे चुप देखकर माहिम ने रहा नहीं गया। बोल दे जो बोलना है, कब ऐसे ही बैठी रहेगी? क्या बोलूं, कुछ बाकी ने है क्या? जो दिल में है बोल दे। माहिम तू जानती है सब। अगर इसे मोहब्बत थी ही नहीं तो इसने कहा क्यों? क्यों मेरे दिल में इस तरह के जज्बात जगाए? तू जानती है मैं कैसी थी, अब क्या होगी हूँ, और अब वो मुझे छोड़ रहा है। भूल जा बादला इसे। माम के ये सब इतना इंसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं, कोशिश तो कर। कोशिश ही तो करने आई हूँ। छोड़ो इन बातों को, ये बता क्या खाएगी? कुछ भी बना लो, खा लूंगी। और बता बिस्मा के निकाह की तैयारी कब तक शुरू हो करेगी? बस कल से ही शुरू करेंगे। तो फिर साथ चल। मुझे अकेले सब नहीं होगा। इंशाल्लाह जरूर चलूंगी। गाजी वेला। दूसरी तरफ आदर्श की मंगनी की तकरीब घर के लॉन में रखी, जिसकी तैयारी सुबह सवेरे शुरू कर दी गई थी। घर में चहल पहल हो रही थी। आदर्श अपने कमरे का दरवाजा बंद किए सो रहा था। अलमास बेगम सुबह से कितनी बार मुलाजमा को बेचकर उसे जगाने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। अभी वो किसी मुलाजमा की क्लास ले रही थी जब माविया अंदर दाखिल हुआ। अलमास बेगम ने शुक्र किया। शुक्र है बेटा तुम आ गए। अब तुम इस नाव को झोंकाओ, क्योंकि वो हमारे काबू से तो बाहर है। जी जरूर आंटी जी। माविया लम्बे लम्बे कदम उठाता हुआ इसी कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया और दरवाजे पर मुक्कों की बरसात कर दी। आदर्श दौड़ता हुआ आया और एक झटके से दरवाजा खोल दिया और एक मुक्का माविया के मुंह पर जुड़ा दिया। लेकिन माविया ही इस हमले के लिए तैयार था, इसलिए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आदर्श का बार हाल ही चला गया। माविया दांत निकालने लगा। आदर्श जाकर वापस बेड पर लेट गया। आज तेरी मंगनी है और मुझे तो तेरे कोई अदादा नहीं लग रहा। तू क्या मैं बंगड़ी डालूं? मंगनी है तो सोच ले अब भी आदर्श, एक दफा फिर ऐसा ना हो तुझे पछताना पड़े और फिर बाद में कोई और मौका ना मिले। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच लिया माविया, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी तो सिर्फ मंगनी कर रहा हूँ, शादी तो मैं इसी से करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तू पागल है क्या? क्यों इसके साथ इतना गलत कर रहा है? तेरी वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद होगी। देख ऐसा ना कर मेरे भाई, मैं तुझे फिर आखिरी दफा समझा रहा हूँ। एक दफा अपने फैसले पर नजरसानी कर माविया। आज मेरी मंगनी है, मैं आए मंगनी की तैयारी कर, तो ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है और जो होगा मैं संभाल लूंगा। हाँ तो उठ तो सही ना, अभी हमें सैलून भी जाना है। आंटी ने कितनी दफा तुझे जगाने के लिए मुलाजमों को भेजा है, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। देखा आंटी कितनी परेशान हो रही हैं। अच्छा तो नीचे नाश्ता कर, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगे सैलून, ठीक है? नीचे तेरा इंतजार कर रहा हूँ, फिर जल्दी आना, ऐसा ना हो कि तू वापस सो जा। हाँ हाँ ठीक है, तू जा। थोड़ी देर बाद आदर्श नीचे आ गया। जब तक माफिया भी नाश्ते से फारिग हो चुका था, आदर्श ने खाने के 2 चालन के लिए फिर वो लोग सैलून चलेंगे। अदनान लान के अरेंजमेंट करवाने में मसरूफ था। घर के बाकी लोग भी जोश और खरोश के साथ मंगनी की तैयारी में मसरूफ थे। दुल्हन तो सुबह से पार्लर जा चुकी थी। अलमास में इंतहाई मुतमईन और खुश थी, क्योंकि आखिरकार इनका बेटा इनकी पसंद से मंगनी कर रहा था। पूरा दिन कैसे गुजरेगा ये पता ही नहीं चला। काम खत्म होने को ही नहीं आ रहे थे। इधर बादला का पूरा दिन गुजारना मुश्किल हो गया। एक दिन सदियों के बराबर लग रहा था और हर घंटे के बाद घड़ी को देखे जा रही थी। माँ ने इसके ध्यान बहुत पटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। फिर जैसे जैसे दिन गुजर गया, शाम होते ही बादल ने अपने घर वापस जाने के लिए कहा। तो वहाँ कहने लगी, सोच लो थोड़ी देर और रुक जाती। नहीं यार, मेरी वजह से तो सुबह से इतनी परेशान हो रही है। मैं इसमें परेशान हो रही, क्या बात है? तुम मेरी दोस्त नहीं है क्या? दोस्ती तो दोस्ती के काम आते हैं। तेरी बात ठीक है माहम, लेकिन घर भी तो जाने हैं। बिस्मा सुबह से मुझे कितनी दफा कॉल कर चुकी है और अब तो वैसे ही बाबा के आने का टाइम हो गया होगा और वो आते ही मेरा जरूर पूछेंगे, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा तब तो घर जाती रहा ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जो ना तब वो हो गया। जरूरी नहीं है जो लोग हमारी जिंदगी में आए हमारी किस्मत भी हो। कुछ लोग हमारी आजमाइश होते हैं सिर्फ। तो समय ये भी एक आजमाइश थी। बस आजमाइशें तो होती हैं देने के लिए। महम ने बादल के गले लगाकर कहा। बादल ने महम को शुक्रिया अदा किया, अपने घर की तरफ चल दी। वो बहुत बोझल कदम उठाती बस स्टॉप की तरफ आई। कितनी देर तक वो गाड़ियों को आते जाते देखती रही। कितनी बार रिक्शा और टैक्सी इसके सामने आकर रुके, लेकिन वो किसी में भी सवार नहीं हुए। फिर बस बोझल कदमों के साथ जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर के सामने खड़ी थी। घर में अंदर जाने से पहले इसने खुद को अच्छे मूड के साथ पेश किया। वो नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी इस हालत में देखे और परेशान हो। दरवाजा खुलने के बाद वो खामोशी से अंदर दाखिल हुई और कमरे में चली गई। बिस्मा के किचन में मसरूफ थी, इसलिए इसने इतना नोट नहीं किया। थोड़ी देर बाद बिस्मा कमरे में दाखिल हुई और बादल से खाना का पूछने गई, लेकिन बादल ने साफ झूठ बोल दिया। वो खाना महम के घर से खा के आई है। मैंने खाना खा लिया और मुझे थोड़ी देर आराम करना है। प्लीज लाइट ऑफ कर देकर जाना, मैं सुकून से सो सकूं। ठीक ख्याल है, तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? बिस्मा खामोशी से कमरे से बाहर चली गई।
शाम को तकरीबन 6 बजने वाले थे जब आदर्श और माविया घर में दाखिल हुए। पहले घर को लाइट से सजाया गया था। लॉन में जिधर देखो फूल ही फूल नजर आ रहे थे। अरेंजमेंट बहुत आला किस्म का था। मेहमानों का भी आना शुरू हो गया। नवाज बेगम अपने होने वाली बहू हानिया को लेकर एक तरफ खड़ी थी। हानिया ने इंतहाई नफीस अमदा पिंक कलर का जोड़ा जेब तन कर रखा था। कपड़ों की मैचिंग का मेकअप ऐसे बहुत हसीन बना रहा था। देखने वाला रश की नजर से देख रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वाली की आंखों में आती है। आदर्श तो बड़े गौर से एक एक चीज का जायजा ले रहा था। जब इसकी नजर हानिया पे गई तो एकदम नजर इसकी वहां ठहर गई। इसे पूरे मुकम्मल मंजर में कुछ नामुकम्मल लगा, और वो नामुकम्मल वजूद हानिया का वजूद था जो उसे खटक रहा था। इसे हानिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हानिया खुशफहमी में थी कि इसे देखकर अदृश्य की हवाएं और रुक गई हैं। तभी अदृश्य पलक छुपाना भूल गया, जबकि वो किसी और ही ख्यालों में गुम था। अल्मास बेगम ने हाथ के इशारे से अदृश्य को अपने पास बुलाया, लेकिन वो मसरूफ होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही इसने दरवाजा लॉक कर लिया। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखने लगा। फिर इसने बाजा का नंबर बुलाया। बेल जा रही थी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। दूसरी बार दरवाजा वॉशरूम में थी। बेल बज रही थी। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने देखा मोबाइल पे काफी मिस कॉल आ चुकी थी। जब इसने अदृश्य करना पड़ा तो इसे हैरत का झटका लगा। काफी देर तक फोन स्पीकर पर देखती रही। अभी वो इन्हीं सोच में गूंथी थी, फोन दोबारा बजने लगा। वो कश्मकश में पड़ गई, कॉल रिसीव करे या रिजेक्ट कर दे। फिर इसने कॉल रिसीव कर लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। वहां से मुसलसल अदृश्य की आवाज आ रही थी, हेलो हेलो बादला, तुम तो कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जवाब दो मेरी बात का, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों क्यों जवाब दूं मैं? और क्या जरूरी बात करनी है? अब हमारे बीच ऐसा क्या है जो तुम्हें जरूरी बात याद आ गई? वो भी आज के दिन मंगनी करने जा रहा हूँ मैं। हाँ तो जाओ ना, मैं कौन सा तुम्हें रोक रही हूँ। अगर तुम बोलो तो मैं रोक भी सकता हूँ, लेकिन मुझे रोकना ही नहीं है तो मैं क्यों रोकूं? सोच लो, जैसे अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं भी तुम्हारी मंगनी पर नहीं करूँगा। लेकिन मुझे ये सूदबाजी नहीं आनी गई, समझे? और आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। बादल ने दूसरी तरफ की बात सुने बगैर फोन काट दिया। अदृश्य नंबर दोबारा बना लेकिन फोन बन जा रहा था। अदृश्य ने गुस्से में फोन जमीन पर दे मारा। समझती क्या है वो खुद को? अपने आप को छोड़ूंगा नहीं मैं ऐसे इतनी आसानी से। गुस्से में बोलता कमरे से बाहर निकल गया। मंगनी की तकरीब बहुत अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब के खत्म हुई, आदर्श गाड़ी लेकर रॉन्ग ट्रैवल पर चला गया। इसने किसी से भी बात करना मुनासिब नहीं समझा। इसका दिन इन सब चीजों से गुता गया था। माविया को बताए बगैर घर से निकल पड़ा। दूसरी तरफ बादरा तकिए में मुँह छुपाए रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी थी। इस अदृश्य की बेवफाई पर बेहद रोना आ रहा था, लेकिन सब्र करने के अलावा इसके पास कोई चारा भी नहीं था। सो इसने सब्र किया, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है, और शायद इसके लिए आखिरी अंधेरी रात हो। कल इसके लिए रोशनी का पैगाम, नया पैगाम हो, ये सोचते हुए गहरी नींद में सो गई। सुबह अजानों से पहले वो घर लौटा और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। इसने पूरी रात सड़कों की खाक छानी थी। अब आदर्श को देर तक सोना था। सुबह फजर के बाद बादल की आंख खुली तो वजू कर कहने के नमाज के लिए खड़े हुए कि जिंदगी का ये असली मकसद नमाज है। कोई शख्स हमें कभी भी इतना सुकून नहीं दे सकता जितनी नमाज पढ़ने से हमें सुकून मिलता है, क्योंकि नमाज ही वही जरिए है जिसके जरिए इंसान अल्लाह ताला से बात करते हैं, और अल्लाह ही की वो ज़ात है जो इंसान को हर सुकून बख्शती है। सुबह 10 बजे गए पप्पो की कॉल आई। इन शॉपिंग का प्लान बनाया था कि इन्होंने आज शॉपिंग का प्लान बनाया और जुमे को निकाह की डेट सी थी। इतना कम टाइम में सारी तैयारियां मुकम्मल करनी थी, तो वो लोग जल्दी जल्दी नाश्ता करके शॉपिंग के लिए चले गए। रात गए तक वो लोग शॉपिंग करके वापस आए। डिनर इन लोगों ने बाहर ही किया। थकन के मारे बुरा हाल था, इसलिए आते ही बिस्तर में पड़ते ही सो गई। बाजरा को कल की कोई बात भी याद नहीं थी। वो दिन इतना मसरूफ गुजरा था। दूसरे दिन उठते ही बहुत सी कामों में मसरूफ हो गए। हाल की बुकिंग करवानी थी, कैटरिंग वाले को खाने का बोलना था, ये सब काम बाजरा के जिम्मे थे। वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा भी रही थी। 4 दिन कैसे गुजरे पता भी न चला। काम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज जुमे का दिन था। बिस्मा को पार्लर भी लेकर जाना था। शुक्र है कि पार्लर की बुकिंग बिस्मा ने खुद ही करवा ली थी। सुबह सुबह बाजरे की जान खाई जा रही थी। आला जल्दी खोलो, पार्लर जाना है, तुम्हारी वजह से देर हो जाएगी। ये जान, बस थोड़ा सा काम, फिर चलते हैं। बाजरा ने अपने हाथ के काम निपटाते हुए कहा। थोड़ी देर में वो पार्लर थे। बिस्मा ब्यूटिशियन के सामने बैठ गई तैयार होने के लिए, जबकि दूसरी लड़की ने बादलों को भी दूसरी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। बाजरा हैरान रहेगी, मैं किस लिए बैठूं इधर? मैडम आपकी भी तो अपॉइंटमेंट है ना आज, इस लड़की ने कहा। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आज मेरी बहन का निकाह है, मैं इसी सिलसिले में आए हैं। मैम, निकाह के लिए मेकअप के साथ एक पार्टी मेकअप भी है। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं अपनी बहन से पूछूं जरा। बादल ने दूसरे कमरे में झांकते हुए बिस्मा से कहा। बिस्मा, क्या तुमने मेरी बुकिंग करवाई है? हाँ जी।
बिस्मा खुश होते हुए कहा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी बिस्मा? आला की जरूरत नहीं थी। आहा, तुम दुल्हन की बहन हो, तुम इतना तो हक है ना तुम्हारा। ये कोई जरूरी नहीं है बिस्मा, तुम कैंसिल कर दो, मुझे नहीं तैयार होना। एक्सक्यूज मी प्लीज। बिस्मा ब्यूटिशियन का हाथ रोकते हुए बादला के पास आ गई। आज मेरा इतना बड़ा खुशी का दिन है, आज मेरे लिए भी तैयार नहीं होगी? बिस्मा, वो बात नहीं है, मेरा दिल नहीं है, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। आप अगर आप तैयार नहीं हुई ना तो मैं भी तैयार नहीं होगी। चलो फिर चलते हैं घर। बिस्मा, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? जाओ तैयार हो। मैं भी तैयार हो रही हूँ, बादल कहती हुई दूसरी कुर्सी के पास लड़की के पास जाकर बैठ गई। चंद ही घंटे में दोनों तैयार हो गई थी। बादल ने जवार को आधे घंटे पहले ही फोन कर दिया था। बादरा कहने लगी, बिस्मा तुम यहीं रुको, मैं बाहर देख कर आती हूँ जवार भाई आए कि नहीं। बादरा बाहर जाकर जवार को देखने लगी। इससे अकेले बादरा जवार को ढूंढती काफी शौक से बाहर निकलती। अदृश्य ने बादरा को देख लिया। अपने दोस्तों को बाई कहते हुए सीधा बादरा के पीछे आकर खड़ा हो गया। बादरा को जैसे ही अपने पीछे किसी खड़े होने के एहसास से इसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। हैरत के साथ शदीद झटका लगा, इस तरह से इसके सामने आ गया, इसे सोचे भी नहीं था। हैरत तो अदृश्य को भी हुई थी बादलों को इस तरह से तैयार देखकर, और हैरत में डूब गया। शादी करने जा रही हो, इसने डायरेक्ट सवाल किया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी करूँ, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ बताओ? तुम्हें अभी इसी तुमसे जितना पूछा है बस इसको जवाब है, तुम्हें कोई जवाब भी देने की पाबंद नहीं। बादल कहते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो आगे बढ़ती अदृश्य के आगे बढ़कर इसका हाथ कस के पकड़ लिया। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, बताओ क्या कर लोगी? अदृश्य रोड पर मेरा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, आई समझ बात में। आज मेरी बहन का निकाह है और मैं नहीं चाहती कि कोई तमाशा हो, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो, यहाँ से जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी की, तुमसे बात करनी है। अदृश्य अपनी जिद पर अड़ रहा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, शादी तुम्हारी बहन की नहीं बल्कि तुम्हारी है। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अगर मुझे झूठा समझते हो तो समझ रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। आज तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक मेरी बात नहीं सुन लेती। बाजा को मत बोलना, आदर्श की बात सुननी पड़ी। अच्छा बोलो, तुम्हें क्या बोलना है, लेकिन जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं। ऐसे नहीं, हमें कहीं बैठकर बात करनी होगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मेरे पास टाइम नहीं है। आदर्श के कुछ बोलने से पहले बादला का मोबाइल बजने लगा। एक मिनट खामोश रहना, मुझे बात करने दो। आदर्श मना करते हुए बादल एक तरफ होगी। हाँ हेलो, कहाँ हो वो? बादल, मैं यहाँ पार्किंग में हूँ, तुम लोगों को वेट कर रहा हूँ। जवार, मैं तो जरा काम से जा रही हूँ। तुम ऐसा करो, बिस्मा को पार्लर से बुला लो और साथ ले जाओ, लेकिन तुम भी साथ चलो। बादल, हम तुम्हारा वेट कर लेंगे। नहीं तुम लोग जाओ, मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। मगर घर पर सब तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, मेरी वजह से देर हो जाएगी। मैं अपना काम मुकम्मल करते ही आती हूँ घर। ठीक है बादला, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्दी आना वापस। जी अच्छा कहते हुए बादला ने फोन बंद कर दिया। जवार ने बिस्मा को पार्लर से बाहर बुला लिया। बिस्मा ने गाड़ी में बैठते हुए जवार से पूछा, आला नजर नहीं आ रही, कहाँ है आला? पता नहीं, वैसे अभी इसका फोन आया तो कहने लगी मुझे कोई जरूरी काम है, तुम लोग जाओ मैं आती हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्या जरूरी काम? इसने मुझसे कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। बाहर वो तो मैं देखने आई थी, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे इसमें ये कुछ खास नहीं बताया। वैसे आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ का। हो सकता है तुम्हारी बहन ने हमें अकेला जानबूझकर छोड़ा होता कि एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके। हाँ हो सकते है, तुम ठीक सोच रहे हो। बहुत अक्लमंद है तुम्हारी बहन। हाँ बिल्कुल अक्लमंद तो होगी बहन, किसकी है? बस बस अपनी तारीफें नहीं शुरू कर दो। जाहिर सी बात है, जब तुम तारीफ नहीं करोगे तो मुझे खुद ही अपनी तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा बाबा, आज के दिन तुम मुझसे मत लड़ो। मैं कब लड़ रही हूँ तुमसे? तुम लड़े हो, ओके तुम ठीक। आई एम सॉरी। इट्स ओके, जब माफ किया गया याद करोगे। दोनों हंसते मुस्कुराते अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो गए। आदर्श और बाजला काफी शौक पर बात कर रहे थे। तुम शादी कर रही हो, ये बात मुझसे छुपा रही हो? मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा रही। देखो मेरी शादी नहीं, मेरी बहन का निकाह है। मेरी शादी होती तो इससे से भी तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद मंगनी करके बैठे हो। मंगनी ही तो हुई है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कितनी आसानी से ये बोल सकते हो? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम शादी की बात कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? मैं बहुत सीरियस हूँ बादला, मेरे मजाक का कोई मूड नहीं। अगर तुम्हारी शादी ना होती तो तुम इतना तैयार तो नहीं होती ना। आदर्श को समझाते समझाते एक घंटा होने वाला था, लेकिन इसकी बात समझ में नहीं आ रही थी। बादरा नूर से पर्स उठाया, काफी शौक से बाहर जाने लगी। आदर्श भी इसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। बादरा तेजी से चलते हुए मेन रोड के करीब पहुंच गई। आदर्श जल्दी से पार्किंग में अपनी गाड़ी निकालते हुए बादरा के सामने आ गया। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम क्यों हर बात में अपनी जिद करती हो? मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ, तुम सुनती क्यों नहीं हो? मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम ना जिद करो और जाओ घर। वो गाड़ी से उतर कर बादल के पास आ खड़ा हो गया और उसके सर पर धमाके किया। हम अभी के अभी निकाह करेंगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बकवास नहीं हकीकत है। अब तुम इतने आराम से नहीं बैठी मेरे साथ, तुम्हें जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा।
मैं मर जाऊंगी, ये तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। आदर्श जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ कर गाड़ी में बिठाने लगा। वो भी अपनी जिद की पकी थी, इसने भी गाड़ी में बैठने से साफ इनकार कर दिया और हाथ छोड़कर तेज से चलने लगी। वो उसके पीछे से वादा देने लगा। जैसे चलते बाद ने पीछे मुड़कर देखा, जैसे ही इसने पीछे मुड़कर सामने से आती हुई गाड़ी से टक्कर गई और हवा में चंद फीट ऊंची ऊपर उठी और जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही बेहोश होगी। इसकी सर और नाक से खून बहने लगा। आदर्श चंद फासले पर खड़ा ये सब देख रहा था। थोड़ी देर तक तो इसकी समझ में नहीं आया कि क्या देख रहा है। शायद वो कोई ख्वाब देख रहा है, लेकिन लोगों की चीख और पुकार इससे होश में नहीं आई। वो दौड़ता हुआ मजनू को दूर करता इसके पास गया। इसकी हालत देखकर इसने अपना हवास बासा हो रहे थे। इसने जल्दी से अपने बाजू में उठाए गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। इसकी बाहों में एक छोटी सी गुड़िया लग रही थी। इसके कपड़े खून से सुर हो रहे थे, जैसे किसी शादी का लाल सुर्ख जोड़ा पहना हो। इसने इस गाड़ी को पीछे डाला और बड़ी तेजी से गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ा ली। अफीदी हाउस आम दिनों से ज्यादा चहल पहल थी। तकरीबन मेहमान सब आ चुके थे। मौलवी साहब भी आ गए। दूल्हा दुल्हन का इंतजार हो रहा था। थोड़ी देर में दुल्हन भी स्टेज पर मौजूद थी। निकाह शुरू होने वाला था जब दुल्हन ने अपने बाबा से कहा, बादल तो बुलाने। इनके बाबा ने बादलों का आवाज लेकर वो नहीं आई। उन्होंने इसकी दोस्त को भी इसे बुलाने के लिए भेजा। माँ हमने पूरा घर छान लिया, लेकिन पूरे घर में कहीं पता न चला। वो काम वापस लौट आई। पूरे घर में कहीं नजर नहीं आई। अंकल ठीक है बेटा, आप इसमें के पास बैठो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। बादल बेटे कहाँ हो तुम, देखो आ जाओ। निकाह के लिए मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बादल को कोई तो पता नहीं था। इतने में हनान बाहर से दौड़ता हुआ आया। ताए जान, मौलवी साहब आपको बुला रहे हैं, निकाह में देर हो रही है। जैसे ही आप अफीदी साहब मौलवी साहब के पास पहुंचे, मौलवी साहब पूछने लगे, आपकी इजाजत है तो निकाह शुरू करें। जी जरूर, निकाह शुरू करें। अफीदा साहब ने इजाजत दी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। बिस्म और जवार को लाकर एक साथ स्टेज पर बिठा दिया। सब लोगों ने निकाह की मुबारकबाद पेश की, लेकिन बिस्म बाबा की नजर बादला को तलाश कर रही थी। लेकिन बादला का कहीं कुछ पता नहीं था। वो लोग दिल ही दिल में परेशान थे, लेकिन सारे लोगों की मौजूदगी में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। निकाह के फौरन बाद खाना शुरू कर दिया गया। आदर्श तेज रफ्तार चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा। बादल को गाड़ी से निकालते हुए इसने दौड़ लगाई। सीधा डॉक्टर के कमरे में जा घुसा। बाहर इसे रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। डॉक्टर इस अचानक आफत पर हैरान थे, लेकिन आदर्श चीखते चलाने पर वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और बादल को देखने लगा। इसकी हालत काफी सीरियस थी। डॉक्टर ने देते ही कहा, यह तो पुलिस केस है सर, मैं पहले पुलिस को बुलाया, फिर हम इसको एडमिट करेंगे। और अगर पुलिस ने आने तक ये मर गई तो क्या आप इसे जिंदा करेंगे? सर देखें, इस तरह का काम नहीं है, आप हमें अपने तरीके से काम करने दें। आदर्श ने गुस्से में डॉक्टर का गला दबाया और इसको दीवार के साथ लगाते हुए वार्न किया, अगर इसे कुछ भी हुआ तो पूरे अस्पताल को आग लगा दूंगा। मजबूरन डॉक्टर को देखना पड़ा। डॉक्टर ने जल्दी से नर्स को बाद ऑपरेशन थिएटर में इसको लेकर चले गए। आदर्श ने ऑपरेशन थिएटर में जाने की जिद की, लेकिन इसने रोक दिया। वो बाहर बेचैनी से टेर रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इसने सबसे पहले माविया को फोन किया। थोड़ी देर बाद माविया भी अस्पताल पहुंच गया। माविया के आते ही आदर्श ने मुख्तसर सारा किस्सा इसके सामने बयान किया। आदर्श की बात सुनते माविया के होश उड़ गए। पहले तो इसका दिल चाहा आदर्श को एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन इसकी हालत देखती हुई इस पर तरस आ गया। माविया ने सबसे पहले माहम को कॉल की। माहम अभी बादल के घर पर ही मौजूद थी। बहुत सारे मेहमान जा चुके थे, बस कुछ करीबी रिश्तेदार दोस्त वगैरह रुखसत हो रहे थे। बाजार की बादल की गैर मौजूदगी वजह से माहम अभी तक नहीं की थी। इसका इरादा था एक बार इससे मिलने तो फिर कल चली जाए ताकि सुकून भी मिल जाए। वो सोचो में गन थी जब इसके फोन की बेल हेलो 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 में माविया, कौन बात कर रहे हैं? आवाज साफ नहीं आ रही, जिसकी वजह से इसे साइड पे आने वाला। हेलो, आप माहम बात कर रही हैं? जी हाँ, हमें माहम, आप कौन? मैं माविया बात कर रहा हूँ। माहम ने कान से फोन हटाकर फोन स्क्रीन सामने किया तो नंबर माविया का था, लेकिन शोर की वजह से इसकी आवाज पहचानी नहीं जा रही थी। जी बोले, आप क्या बात करनी है? इस वक्त मुझे एक बुरी खबर आपको देनी है, लेकिन आप परेशान नहीं होना प्लीज। किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? मुझे बादला के बारे में आपसे बात करनी है। बादला का नाम सुन रही है माहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या बात करनी है बादला के बारे में? वो ठीक तो है ना? मुझे बताना था क्या इसका एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त अस्पताल में है। मुझे उसके घर का नंबर नहीं पता, आप प्लीज इनके घर वालों को इतला कर दें। कैसे एक्सीडेंट होगा? वो ठीक तो है ना? आप बताएं, क्यों नहीं थे क्यों नहीं? माहू ने परेशान होकर पूछा। देखिए आप परेशान ना हो, वो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। जी ये क्या बोल रहे हैं आप? माहू तो होश ही उड़ गया। आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं मैडम, आपको सही इत्तला दे रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे अस्पताल का पता सेंड करें, वो किस अस्पताल में है? ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। ये कहते हुए मावी ने कॉल काट दी। माहम दौड़ते ही बाहर आई। बाहर सब लोग एक साथ बैठे थे। अंकल, बादला का पता चल गया? कहाँ है बादला? अंकल, बादला का एक्सीडेंट हो गया है। ये कहते साथ ही माहम ने रोना शुरू कर दिया। सब लोगों के सर पर एक साथ बम फाड़ दिया था इसने।
کیا کہہ رہی ہو ماہم؟ بسما نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا ہے آلا کو؟ بسما نے پریشان ہوتے ہوئے سوال کیا۔ پتہ نہیں بسما، مجھے ابھی کال آئی تھی کہ بازلہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے۔ سعود افریدی نے جلدی سے کہا۔ ہمیں جلد از جلد اسپتال پہنچنا چاہیے۔ چلو جی چلو، سب چلتے ہیں۔ فاہرہ افریدی نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ نہیں نہیں مامی جان، اتنے سارے لوگ اسپتال جا کر کیا کریں گے؟ آپ لوگ گھر پر ہی رکیں، ہم لوگ جاتے ہیں۔ زوار نے اپنی رائے دی، لیکن بسما جانے کے لیے بزی تھی۔ زوار کو مجبوراً بسما کو بھی ماہم کو اپنے ساتھ لے کے جانا پڑا۔ زوار کی گاڑی میں سعود افریدی، عبدالعزیز افریدی، بسما اور ماہم اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر مسلسل بازلہ کو بچانے کی جدوجہد کرے، لیکن خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کے بچنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ آدرش کا صدمے سے برا حال ہوتا ہے۔ اسے اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ نہ وہ بازلہ کے ساتھ زبردستی کرتا، نہ ہی وہ یہ سب ہوتا۔ اگر وہ اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ وہی نہیں سوچ میں تھا جب معاویہ اس کے پاس آیا۔ سر اٹھا کے اس نے معاویہ کی طرف دیکھے۔ کیا بول رہے ہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر بول رہے ہیں لڑکی کی حالت بہت سیریس ہے اور اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹرز کو بولو اس کو کسی بھی طریقے سے بچا لیں، کسی چیز کی ضرورت ہو میں منگوا دوں گا، پیسوں کی فکر نہیں کریں۔ اس کی جان کیا تم پیسے خرید سکتے ہو؟ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس نے منع کر دیا تھا تمہیں اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب ضد کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ بھابھی میں نے یہ سب جان بوجھ کے نہیں کیا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کو نقصان پہنچانے کا، لیکن تمہاری وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ ہاں تو میں اس کا نقصان پورا کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، نقصان پورا تم کبھی نہیں کر سکتے آدرش۔ جب وہ زندہ ہی نہیں رہے ہوگی تو تم اس کا نقصان کیسے پورا کرو گے؟ ایسا تو نہ بول یار، تو مجھے حوصلہ دینے کے بجائے مجھے مایوس کیوں کر رہا ہے؟ میں تمہیں مایوس نہیں کر رہا، میں تمہیں صرف حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تم مجھے نہیں سننی ایسی خوفناک حقیقت، سننی تو پڑے گی تمہیں میری بات۔ آدرش یہ سب کچھ تمہاری ہی تقیہ طرح ہے۔ معاویہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں بس اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے روک رہا تھا، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس طرح نکاح کرتے ہیں کسی کی مرضی کے خلاف جا کر، زبردستی اسے اٹھا کر؟ تمہاری نظر میں غلط نہیں ہے کیا یہ؟ میں نے جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا معاویہ، میں بہت شرمندہ ہوں، اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ مجھے ایسا کیا کروں جس سے سب ٹھیک ہو جائے؟ آدرش نے روتے ہوئے سوال کیا۔ معافی مانگو میرے دوست اپنے گناہ کی، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کی زندگی کی بھیک مانو۔ جب تمہیں اس حالت میں یہاں لایا گیا تھا تو اس لڑکی نے رو رو کر تمہاری زندگی کے لیے دعائیں کی تھی، اور آج تم نے اس کی زندگی اس پر تنگ کر دی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرو، اس کے گھر والے بھی آتے ہوں گے، بہتر ہوگا یہاں سے چلے جاؤ، کم سے کم ایک طرف ہو جاؤ۔ اس کے سامنے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، کسی قسم کا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک شریف گھر کی لڑکی ہے، اس کا نام تمہارے ساتھ اچھلا جائے یہ بات اس کے گھر والوں کے باعث شرم ہوگی۔ اس کے گھر والے اس بات کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تم پولیس والوں کو اور اس کے گھر والوں کے سامنے بس اتنا کہنا کہ تم اسے جائے وقوع سے شدید زخمی حالت میں اسپتال لے کر آئے ہو۔ میں نے تم سے درخواست ہے آدرش، میری بات کو مان لینا، وہ کوئی گڑبڑ مت کرنا، ٹھیک ہے؟ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ نہیں کہوں گا، اس نے کہا، اسپتال سے باہر نکل گیا۔ اسپتال کے باہر بہنی مسجد میں داخل ہوا، وضو کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اللہ تعالیٰ کے حضور نفل ادا کرنے کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ شخص تھا جو عید اور جمعے کی نماز پڑھتا تھا، بس فرض نماز بھی ادا نہ کرنے والا آج اس کے لیے نفل ادا کرنے مسجد آیا تھا۔ اس نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، ثنا کے بعد حمد شروع پڑھنے شروع کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آخری سجدے میں بس روتا رہا، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ نماز ختم کرتے ہی جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کانپنے لگا، ندامت میں ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگنی شروع کی۔ یا رب العالمین، مجھے معاف فرما دے، میری غلطی کی سزا اس معصوم کو نہ دے، میں نے اسے محبت نہیں کی تھی، بس اسے حاصل کرنے کی دھن تھی، میں نے اسے دھوکہ دیا، میرے دھوکے کی وجہ سے آج وہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑی ہے، نہ میں اسے دھوکے سے روکا تو نہ اس کے ساتھ یہ سب ہوتا۔ اللہ یا اللہ، میں تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں، میں سب تجھ توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، بس ایک بار اسے مجھے لٹا دے، میں پھر کبھی اپنی پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ یا رب العالمین، میری پکار سن لے، تو بہت مہربان، معاف کرنے والے ہیں، مجھ جیسے گنہگار کی ایک دعا اپنی نیک بندی کے لیے سن لے، آمین یا رب العالمین۔ آدرش نے روتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ بازلہ جو اپنی ہر ہزار کوشش کے باوجود اس سے نہیں کروا پائی، اس کا اپنا رب کے ساتھ رشتہ جوڑ نہ پائی، وہ کوشش آج اس کی رنگ لے آئی۔ بازلہ کے گھر والے اسپتال کے اندر داخل ہوئے، آتے کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیپشن سے بازلہ کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے انہیں تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ پریشان حالت میں ادھر ادھر اس کو تلاش کرنے لگے، اتنے میں ماہم کی نظر پیشنٹ تھیٹر کے سامنے معاویہ پڑی، وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس چلی آئی، اس کے پیچھے باقی لوگ بھی چلے آئے۔ بازلہ کہاں ہے معاویہ؟ ماہم نے آتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پیشنٹ تھیٹر میں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیا ہو گیا ہے اسے؟ دیکھو معاویہ، سچ سچ بتاؤ،
माविया की बात सुनते अब्दुल अजीज सर्दी चक्कर आ गया और गिरते गिरते बचे। अगर जवार इन्हें सहारा ना करता तो वो गिर पड़ते। यह खबर सुनते ही बिस्मा के पैरों से जान निकल गई और माम की हालत खुद गैर हो रही थी। सब पूछने लगे बादल का एक्सीडेंट कैसे हुआ। माविया ने बोला सोने का अंकल मुझे इतना कुछ तो नहीं पता, बस इतना पता है कि किसी गाड़ी की टक्कर मारने से वो बेहोश पड़ी थी रोड पर। आदर्श ऐसे लोगों के मजमे में से इसे उठाकर अस्पताल लाया। इसने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके बुलाया। मेरे पास सिर्फ माहम का नंबर था, इसलिए मैंने माहम को फ़ोन कर दिया। माहम दोनों के पास आप लोगों का नंबर नहीं है। आप अपना तारफ़ करवाना पसंद करेंगे? जवान ने सवाल किया। मैं आदर्श बाजार माहम क्लास फेलो हैं, बस इस वजह से हम लोग इन्हें जानते हैं। मावी ने अपनी सफाई बस इतना ही कहा। बहुत शुक्रिया बेटा, आप दोनों का आपके बाजला को अस्पताल लेकर आए, हमें इतला दी। सऊद अफरीदी ने शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर से मिलने चले गए ताकि बाजले के बारे में तफसील जान सकें। बिस्मा और जवार अब्दुल अजीज को दिलासा देने लगे। उनके फराम बैठ गए। माहू को मावी की बातों पर शक था। इससे ये बात इतनी सीधी नहीं लग रही थी जितनी माविया बयान कर रहा था। हकीकत जानने के लिए माविया को एक तरफ ले गई। उससे कहीं सच सच मुझे बताओ माविया, आखिर मामला क्या है? आदर्श बाजला के साथ क्या कर रहा था? तो ये बात अच्छी तरह जानते हो कि बाजला इससे बात भी नहीं करती थी और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। फिर वो एक साथ कैसे हो सकते हैं? मुझे सारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। माहम ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रही हो? जो भी बात है तो मुझे सच सच बताओ। जब माहम किसी तौर पर मानने के लिए तैयार ना हुई तो माविया को मजबूरी ने सब तफसील बताना पड़ा। तफसील जाने के माहम को गुस्से से पागल हो रही थी। एक बात तुम दोनों अच्छी तरह याद रखना, अगर बाजला कुछ भी हुआ ना तो मैं आदर्श को छोड़ूंगी नहीं। इसने जो कुछ भी किया मैं वो माफी के काबिल नहीं, और तुम सबसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हो? ये तुमने बहुत गलत किया, अपने दोस्त की गुनाह पर पर्दा डाल कर। माहम तो मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ये सब कुछ आदर्श के लिए नहीं किया। ये सब मैंने अपनी बहन की इज्जत की खातिर किया है। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन सजा दिलवाने के चक्कर में मेरी बहन के किरदार पर कोई उंगली उठाए मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी तुम सब यही दरख्वास्त है कि सिर्फ सिर्फ बादला की खातिर खामोश हो जाओ। इसके घर वाले पहले ही सदमे में हैं। ऊपर से अगर ये बातें होगी तो इन्हें बहुत दुख होगा। माहम को माविया की बात समझ आ गई। ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन माविया, तो ये बात याद रखना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। आदर्श ने दोस्त मासूम के साथ किया है ना, इसकी सजा से जरूर मिलेगी। माहम ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और वहां से चली गई। माविया को माहम की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आदर्श था भी इस चीज का हकदार। इसने कोई अच्छा काम नहीं किया था, इससे फूलों के हार पहनाने चाहिए। थोड़ी देर बाद अशरफ गम से निडाल अस्पताल में दाखिल हुआ। चुपचाप माविया के पास जाकर खड़ा हो गया। वहां ने जब आदर्श को देखा उसकी आंखों में खून उतर आया, लेकिन वो इतनी बेबस थी कि कुछ नहीं कर सकती थी। चंद घंटे बाद डॉक्टर से बाहर आए। आदर्श डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन माविया ने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अब्दुल अजीज फादी खुद उठ कर डॉक्टर के पास किया और बादे की हालत के बारे में पूछा। आप मरीज की कौन है? डॉक्टर पूछने लगा। मरीज मेरी बेटी है, वो बताएं इसे क्या हुआ है। अब इसकी कैसी हालत देखिए, मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। हम डॉक्टर तो बस कोशिश कर सकते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है। बस अब अल्लाह बस अब आप लोग अल्लाह से दुआ करें। डॉक्टर साहब, आप मुझे साफ साफ बताएं कि मेरी बेटी कैसी है अब। सर, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। खून बहुत बह जाने की वजह से इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। चोट दिमाग के अंदरूनी हिस्से में लगी है, जिसकी वजह से मरीज का बचना बहुत मुश्किल है। अगर वो बच भी गई तो पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगी। अब इससे कोई मुआवजा भी जा सकता है। आप लोग अल्लाह से दुआ करें और मरीज से एक एक करके मिलें जब वो रूम में शिफ्ट हो जाए। प्लीज़ अब मुझे इजाज़त दें। डॉक्टर कहते हुए आगे बढ़ गया। डॉक्टर की बात सुनकर अब्दुल अजीज हफीद सदमे से बेहोश होते होते बचे। बिस्म ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बाकी सब लोग इनको संभालने लगे। अदृश्य सबसे नजरें बचाता हुआ बादला से मिलने ऑपरेशन थिएटर चला गया। हाँ, सब डॉक्टर तो जा चुके थे, बस एक नर्स थी जो बादला को ठीक कर रही थी। इसे देखकर फौरन बोली, सर आप यहाँ ऐसे नहीं मिल सकते, आपको इंतजार करना होगा रूम में शिफ्ट होने का। सर प्लीज, सिस्टर प्लीज, मुझे बस चंद मिनट दे दें इससे बात करने के लिए। ऐसा ना हो कि फिर मुझे मौका न मिले, मुझे सारी उम्र पछताना पड़े। अदृश्य ने सिस्टर की मैंने समाधत की, जिस पर वो नर्स राजी हो गई। उसे अकेला छोड़कर थोड़ी देर के लिए चली गई। आदर्श याजी, जो किसी से माफी मांगने की तौहीन समझता था, अपनी मोहब्बत के पांव पकड़कर खड़ा रो रहा था। बादला खुलाद के लिए मुझे माफ कर दो, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। आज तक मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुमसे मोहब्बत के दावे तो बहुत किए, पर तुमसे सच्ची मोहब्बत न कर सका। मेरी छोटी नापरस्त तुम्हें किस हाल तक पहुंचा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ करूंगा। मुझे अपने आप से घिन महसूस हो रही है। मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन तुम मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो। जिंदगी से मुंह मत बोलो, आंखें खोलो, तुम बहुत अच्छी हो ना। तुम एक बार आंखें खोलो, जो सजा भी दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन एक बार उठ जाओ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम नहीं
تو میری زندگی بے معنی ہے، زندہ نہیں رہوں گا میں بھی، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں نے بہت دیر کر دی تمہیں پہچاننے میں بازرا، وہ کہتا ہوئے اس کے سر کے پاس جا پہنچا، اس کے ماتھے پر بوس لیا۔ آج وہ اس سے اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ خود اپنا آپ اسے حیوان لگ رہا تھا، جس نے پل میں اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے جب وہ تیار ہو کر پارے سے نکلی تھی تو اس پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے ہوش گوا بیٹھا تھا۔ اس کے دور جانے کے خوف نے اس کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے پر تولا رہا۔ اس کے روشن بکھرتا چہرہ اب پھیکا پڑ گیا تھا، جس کے سارے رنگ چھین لیے گئے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمودار ہو گئے تھے، ہونٹ سکڑ کر خشک ہو رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر آدرش آنسو نہیں روک رہے تھے۔ ایک آنسو بادل کے چہرے پر جا کر جس کی وجہ سے اس کی پلکوں میں جبش ہونے لگی، لیکن نیند کی دوا کا اثر اتنا گہرا تھا کہ آنکھیں نہیں کھول پائی۔ آدرش نے بات نوٹ کی تھی، ابھی وہ کچھ بولنے والا تھا کہ نرس اندر آ گئی، کہنے لگی، سر آپ یہاں سے چلے جائیں، انہیں روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ وہیں مل لینا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن یہ شاید ہوش میں آ رہی ہے۔ نہیں سر، یہ اتنی جلدی ہوش میں نہیں آ سکتی، انہیں نیند انجیکشن دیے گئے ہیں اور ابھی دوائیں کے زیر اثر، لیکن تکلیف کے باعث ہو سکتا ہے انہوں نے حرکت کی ہو۔ سر آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، وہ سیدھے اسپتال سے باہر گیا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا یہاں باہر جا کے اس نے لمبی لمبی سانسیں لی، اس اپنے کیے کا بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ باہر پولیس بادلہ کو ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی، جب اس کے اور روم میں شفٹ کر دیا تب سعود افریدی نے بادلہ کی حالت کے پیش نظر گھر کے باقی افراد کو بھی فون کر کے بلا لیا۔ روم میں شفٹ ہونے کے بعد سب نے ایک ایک کر کے اسے دیکھ لیا اور پھر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے اور باہر بیٹھ کر دعائیں مانگنے لگے۔ رات کے آخری پہر نرس نے آ کر اطلاع دی، بادلہ ہوش میں آ گئی ہے۔ سنتے ہی سب گھر والے اسے ملنے جانے لگے، لیکن پولیس نے انہیں روک دیا۔ پہلے ہم لوگ بیان لیں، اس کے بعد آپ لوگ ملیں گے۔ پولیس کی ہدایت کی پیش نظر کر کے چند افراد اور پولیس ان کا بیان لینے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اس وقت بیان دینے کے قابل نہیں تھی۔ پولیس نے اس کی حالت کے پیش نظر بولا، میڈم ہم آپ سے چند سوال کریں گے، اگر آپ نہیں بول سکتی تو اشارے سے جواب دیں۔ عبدالعزیز رفیع بسمہ اس کی سرہانے کے پاس کھڑے تھے، جبکہ آدرش اور معاویہ پیروں کی طرف پولیس اور باقی افراد دائیں جانب کھڑے تھے۔ پولیس نے بیان لینا شروع کیا، کیا ہمیں اتنا بتائیں گے کہ آپ کسی کے خلاف FIR درج کروانی ہے یا نہیں؟ بادلہ نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بابا اس کے پاس گئے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بوٹا، حوصلہ رکھو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بادل نے آنکھیں اور گردن کے اشارے سے نہ کر دیا، وہ سب سن سکتی ہے، سمجھ بھی رہی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اس نے آدرش کی ساری باتیں سنی تھی، لیکن شدید زخمی ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے سکی۔ سر آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، کسی نے دشمنی میں ایسا کرا؟ پولیس نے کہا، نہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، ہمیں کسی کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں درج کروانی اور آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ عبدالعزیز افریدی نے کہا۔ پولیس والے یہ سنتے ہی کمرے سے چلے گئے۔ بادلہ کی نگاہیں مسلسل آدرش پر تھی، وہ ان نگاہوں کو پڑھ سکتا تھا۔ ان نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، احساس، اعلیٰ ظفری، جیت، وفاداری، سب تھا جو آج تک اس نے نہیں کیا وہ سب اس کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں صاف اعلان کر رہی تھی، میں تو صرف تمہاری ہی تھی، میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی اور اپنی ضد کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ اس نے چپکے سے بادلہ کے پاؤں کو چھو کر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس سے معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو بادلہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی اور اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ضدی ہونے کی وجہ سے مجھے یہ بات بہت دیر میں سمجھ آئی کہ مجھے تمہارے پاس لایا تھا بدلہ نہیں تھا بلکہ محبت تھی۔ آئی ایم سو سوری بادلہ۔ بادلہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کیونکہ وہ سب کچھ محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ بہت بے بس تھی۔ اس کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، وہ اپنے پیاروں کو روتا چھوڑتا اس دنیا فانی سے رخصت ہوگی۔ خوشی کا ماحول ماتم بن گیا۔ ابھی تو اس کے ہوش میں آنے کی خوشی بھی پوری نہیں ہوئی تھی، وہ پھیل بھر میں سب کو غمزدہ چھوڑ کر چلی گئی۔ کمرے میں چیخ و پکار شروع ہوگی، سب ڈاکٹر کو آوازیں دینے لگے، لیکن اب معاملات ڈاکٹر کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، اس کی روح اپنے حال کے حقیقت سے جا ملی۔ اذانوں کا وقت تھا، ایک نیا دن شروع ہو گیا، لیکن اس نئے دن میں بادلہ ان کو ساتھ نہیں تھی۔ اس دنیا سے سب نے اپنے جانا ہے، کسی نے آج، کسی نے کل، اور اپنے پیاروں کو اپنے پیچھے روتا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے حصے میں بس پچھتاوے آئے تھے، کچھ لوگ ان کی انا پرستی، خود غرض و بے حسی نہیں کو مارا تھا۔ کچھ لوگوں کو احساس تو تھا، لیکن اتنی دیر جب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، اور آج آدرش بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل تھا جس نے اپنی ضد، انا، بے حسی کی وجہ سے اپنی محبت کو کھو دیا تھا، جس کے پچھتاوے سے تعمر رہنا تھا۔ اس کی ڈیڈ باڈی اسپتال سے گھر اور گھر سے قبرستان میں دفن کرنے تک آدرش سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا، لیکن بالکل گمسم، کسی سے کوئی بات نہیں۔
نہ رویا، بالکل خاموش۔ تفریح کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سیتا اپنے کمرے میں چلے گیا اور اندر سے کمرہ لاک کر دیا۔ کئی گھنٹوں اس کی موت کے بارے میں سوچتا رہا، موت کو اپنے ذہن سے بلا نہیں پا رہا تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا۔ اسے اس بات نے بے چین کر رکھا کہ اس نے معاف کر دیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ آج وہ خود ضمیر کی عدالت میں لے لیا، پھر اس کے ساتھ کی گئی ہر ناانصافی یاد آئی۔ کہتے ہیں نا، دنیا کی سب سے بڑی عدالت ضمیر کی عدالت ہوتی ہے، جہاں انسان خود ہی جج، وکیل، ملزم ہوتا ہے۔ اس کی ضمیر کی عدالت نے اسے سزائے موت سنائی تھی۔ واضح کے صدمے سے اس نے دل ڈوبا، اس کے دل میں شدید درد اٹھا اور اسی وقت دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مر جاؤں تو لکھ دینا سنگِ لخت پر، موت اچھی ہے مگر جدائی یار توبہ توبہ۔ صبح وقت گھر والے نے دروازہ توڑ کر لاش نکالی۔ ڈاکٹر معائنے کے پتہ چلا کہ دانت کے کسی پہ اسے شدید دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن بر وقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بہت سیڈ اس کا جو ہے اینڈ ہوا ہے۔